कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी बॉडी पर एक खास क्रीम लगाई जा रही है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसे कितनी खौफनाक सजा मिलने वाली है। तभी गार्ड्स उसके गले में एक काउंटडाउन टाइमर लटका देते हैं और उसकी बांह पर एक मजबूत स्टील रिंग कस देते हैं। अगले ही पल वे ट्रेन का एक होल खोलते हैं और बेरहमी से उसका हाथ बाहर निकाल देते हैं। उसका हाथ बाहर जाते ही उसकी दर्दनाक चीखें पूरे कंपार्टमेंट में गूंज उठती हैं, लेकिन सिर्फ 2 सेकंड्स के अंदर उसकी चीखें बंद हो गईं, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर -200 डिग्रीज था। उस आदमी का हाथ बर्फ की वजह से जमकर पत्थर जैसा सख्त हो चुका था। जैसे ही टाइमर खत्म हुआ, गार्ड्स ने उसका हाथ अंदर खींच लिया। एक गार्ड ने जब चम्मच से चेक किया तो उसका हाथ किसी लोहे जैसा बन चुका था। तभी अचानक एक गार्ड ने अपना भारी हैमर उठाया और उसके जमे हुए हाथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपना हाथ अलग होते ही वह आदमी दर्द से तड़पने लगा। ये देखकर ट्रेन के अंदर बैठे गरीब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वे सब खामोशी से देख रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि यह वो दौर है जब पूरी अर्थ बर्फ की चादर में दब चुकी है। ह्यूमैनिटी का लगभग 99% हिस्सा सर्दी की वजह से खत्म हो चुका है। अब जो कुछ लोग बचे हैं, उन्होंने इस लगातार चलने वाली ट्रेन में शेल्टर लिया हुआ है। यह ट्रेन पिछले 15 सालों से बिना रुके इस जमी हुई दुनिया के चक्कर लगा रही है। अगर यह गलती से भी रुक गई तो इसका इंजन जम जाएगा और ट्रेन के अंदर मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। असल में इस ट्रेन के अंदर एक पूरी दुनिया बसी हुई है, जहां हर कोच एक अलग क्लास का है। सबसे पीछे टेल सेक्शन है, जहां 1000 गरीब और बदकिस्मत लोग रहते हैं। इनकी जिंदगी किसी जेल से कम नहीं, ना सफाई है ना अच्छा खाना। इन्हें जिंदा रहने के लिए बस एक काले रंग का प्रोटीन बार दिया जाता है। इसके बाद आता है मिडिल क्लास सेक्शन, जहां की जिंदगी गरीबों से बेहतर है। इन्हें साफ खाना और पीने का पानी मिलता है। और सबसे आखिर में आता है फर्स्ट क्लास, जहां अमीर और वीआईपी लोग रहते हैं। क्योंकि इन्होंने मोटी रकम देकर टिकट्स खरीदे थे, इसीलिए इन्हें लग्जरी लाइफस्टाइल और वीआईपी फूड मिलता है। ट्रेन के पूरे सिस्टम पर इन्हीं का कंट्रोल है। तभी सुबह होते ही 2 गार्ड सेक्शन के अंदर पहुंचते हैं। उन्हें वायलिन बजाने के लिए एक एक्सपर्ट आदमी चाहिए था। एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और बोला कि वह और उसकी पत्नी दोनों वायलिन बजाना जानते हैं, लेकिन गार्ड्स को सिर्फ एक ही बंदा चाहिए था। जब उस बूढ़े ने अपनी पत्नी के बिना जाने से मना किया तो एक गार्ड ने उसकी पत्नी पर हमला करके उसका हाथ तोड़ दिया और उस बूढ़े को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। ये खौफनाक मंजर देखकर वहां खेड़ी-डीढे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन वे उन आर्म्ड गार्ड्स के सामने बेबस थे। इसी दौरान हम एक आदमी कर्टिस को देखते हैं, जो अपने दोस्त एडगर के साथ मिलकर चुपचाप कुछ ढूंढ रहा था। तभी टान्या नाम की एक औरत ने उसे इशारा किया कि वह चीज उसके बेटे के पास है। कर्टिस ने किसी तरह उस बच्चे से वह ब्लैक प्रोटीन बार ले ली। यह वही बार है जो इस सेक्शन के सभी लोगों को खाने के लिए दी जाती है। दरअसल ये लोग इस प्रोटीन बार के अंदर छुपे हुए सीक्रेट मैसेजेस ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये संदेश ट्रेन के सबसे आगे वाले हिस्से से किसी अनजान इंसान के जरिए भेजे जा रहे थे। टेल सेक्शन के लोग इतनी बुरी हालत में जी रहे थे कि उनके लिए ये छोटे छोटे मैसेजेस ही जीने की आखिरी उम्मीद थे। कर्टिस ने तुरंत उस बार को बीच से काटा और उसके अंदर छुपा हुआ एक छोटा सा कैप्सूल बाहर निकाला। उस कैप्सूल के अंदर एक मैसेज था। कर्टिस ने वह संदेश सीधा गिलियम को दे दिया, क्योंकि गिलियम टेल सेक्शन का सबसे पुराना और समझदार इंसान था। इस बार जो मैसेज आया था उसमें सिर्फ एक नाम लिखा था, नमगूंग मिन्सू। शायद यही नाम उनकी किस्मत बदलने वाला था। नमगूंग मिन्सू वह आदमी है जिसने खुद इस ट्रेन का सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन किया था, लेकिन उसकी बदकिस्मती देखिए, अब यहाँ की पुलिस ने उसे ही ट्रेन के जेल सेक्शन में कैद कर रखा है। अब कर्टिस और गिलियम मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि अगर उन्हें आजादी चाहिए तो किसी भी तरह नामगूंग को जेल से बाहर निकालना होगा, क्योंकि वही आखिरी रास्ता है। उसकी मदद से वे एक एक करके ट्रेन के सारे सिक्योरिटी डोर्स खोलते हुए सीधा इंजन तक पहुंच जाएंगे। अगर इंजन उनके कंट्रोल में आ गया तो वे पूरी ट्रेन पर कब्जा करके फर्स्ट क्लास वालों को सबक सिखा सकते थे। लेकिन आज सब कुछ बदलने वाला था। उसी रात सेल के अंदर मिनिस्टर मेसन आती है। इस बार उनकी डिमांड और भी ज्यादा खौफनाक थी। उन्हें एक छोटा बच्चा चाहिए था। उस औरत ने आते ही सब बच्चों की हाइट मेजर करना शुरू कर दिया। ये देखते ही टान्या अपने बेटे को अपने पीछे छुपा लेती है, लेकिन मेसन की नजर उस पर पड़ जाती है। गार्ड्स जबरदस्ती उस बच्चे को छीन कर वहां से ले जाते हैं। वे उस बच्चे को क्यों ले गए ये हमें आगे पता चलेगा। अपने बच्चे को जाते देख एंड्रयू का गुस्सा फूट पड़ा। उसने गार्ड्स पर हमला कर दिया और मेसन के सर पर अपना जूता खींच कर मारा, लेकिन मेसन बिना कुछ कहे बच्चे को लेकर चली गई। कुछ ही देर बाद गार्ड्स वापस आए और एंड्रयू को अपने साथ ले गए, क्योंकि अब उसकी सजा का वक्त आ चुका था। ये वही सजा थी जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। एंड्रयू का हाथ जैसे ही ट्रेन के छेद से बाहर निकाला गया, ठीक 2 मिनट के अंदर बर्फीली हवा ने उसे लोहे की तरह जमा दिया। गार्ड्स ने बिना किसी रहम के एक हैमर उठाया और उसके हाथ को लकड़ी की तरह बीच से तोड़ दिया। हाथ के टुकड़े होते ही एंड्रयू दर्द से चीखने लगा, लेकिन यह तो सिर्फ एक वार्निंग थी। तभी वहाँ वह औरत आई जो इस ट्रेन की मिनिस्टर थी। हाथ में वही जूता लेकर आती है जो एंड्रयू ने उसे मारा था। उसने आते ही सबसे कहा, इंसान की पहचान उसके जूते से होती है और जूता पैरों में ही झंझता है, सिर पर नहीं। अपनी
स्टेटस हमेशा याद रखना। आज के बाद जिसने भी जूता उठाने की कोशिश की उसकी सजा इससे भी बदतर होगी। मिनिस्टर के इन कड़वे लफ्जों ने टेल सेक्शन के लोगों के खून में आग लगा दी। सबके अंदर बदले की आग भड़कने लगी, लेकिन वे चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस सेल के सबसे बुजुर्ग आदमी गिलियम को भी ठीक ऐसी ही सजा दी गई थी जिसमें उन्होंने अपनी टांग गंवा दी थी। अब कर्टिस ने ठान लिया कि वह इन सब जुल्मों का बदला लेकर रहेगा, क्योंकि अब वे अपनी जिंदगी जानवरों की तरह गुजारना नहीं चाहते थे। कर्टिस ने गिलियम से कहा, मुझे लगता है कि गार्ड्स की गन्स में अब गोलियां खत्म हो चुकी हैं। पिछले 10 सालों में जितनी भी छोटी बड़ी जंग हुई उनमें सारी बुलेट्स इस्तेमाल हो चुकी होंगी, और इस ट्रेन के अंदर नई गोलियां बनाने का कोई सिस्टम ही नहीं है। इसका मतलब गार्ड सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए खाली गन्स लेकर घूम रहे हैं। अब कर्टिस ने फैसला किया कि इस शक को हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। वह बिना डरे सीधा उन गार्ड्स के सामने चला गया और उनकी गन अपने माथे पर तान दी। उसने चिल्लाकर कहा, ट्रिगर दबाओ। जैसे ही गार्ड ने ट्रिगर दबाया कोई गोली नहीं चली। ये देखते ही एडगर जोर से चीखा, इनकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। ये सुनते ही भूखे प्यासे लोगों का गुस्सा सैलाब बनकर फूट पड़ा। उन्होंने पहले से छिपा कर रखा हुआ एक भारी ड्रम उठाया और गार्ड्स पर बॉम्ब की तरह फेंक दिया। देखते ही देखते सबने उन पर धावा बोल दिया। गरीबी और जिल्लत झेल रहे उन लोगों ने गार्ड्स की धज्जियां उड़ा दी। तभी उनके सामने एक बेहद ताकतवर और विशाल गार्ड आ गया। उसके हाथ में लोहे का एक बड़ा टुकड़ा था जिससे उसने लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। लेकिन तभी भीड़ के बीच से एक आदमी निकला। आज उसका बदला लेने का समय था। मौका देखते ही उसने उस गार्ड के पेट में चाकू घोंप दिया और उसके पास मौजूद सारी मास्टर कीज छीन ली। कीज हाथ लगते ही वे सब भागते हुए जेल सेक्शन तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले नमगूंग मिन्सू को उस सेल से बाहर निकाला, लेकिन वह आदमी पूरी तरह बेहोश था। काफी कोशिशों के बाद भी जब वह नहीं उठा तो कर्टिस ने अपना दिमाग लगाया। उसने अपनी जेब से कुछ ड्रग्स की गोलियां निकाली। ये गोलियां कोई मामूली दवा नहीं थी, बल्कि क्रोनोले टैबलेट्स थीं, जिनका नशा इंसान को सुन्न कर देता है। जैसे ही कर्टिस ने वो गोलियां उसे सूंघाई, नामगुंग मिन्सू तुरंत उठ बैठा। उसके साथ उसकी बेटी भी थी, जिसमें एक सुपरनैचुरल पावर थी। वह बंद दरवाजों के पार भी सब कुछ महसूस कर सकती थी। कर्टिस ने उसके सामने एक डील रखी, अगर तुम हर दरवाजा खोलने में हमारी मदद करोगे तो बदले में तुम्हें एक क्रोनोले टैबलेट दी जाएगी। ये सुनते ही उसने काम शुरू किया और कुछ ही देर में पहला सिक्योरिटी डोर खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वे किचन सेक्शन में दाखिल हुए। वहां उनके सामने एक ऐसी चीज आई जो उन्होंने 17 सालों से नहीं देखी थी। खिड़कियां, और उन खिड़कियों से छनकर आती सूरज की रोशनी। 17 साल बाद उन लोगों ने पहली बार डे लाइट देखी थी। उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया हमेशा से इतनी अंधेरी नहीं थी। बाहर की दुनिया देख उनकी खुशी का ठिकाना न था। अब उन्हें जीने की एक नई उम्मीद मिल चुकी थी। वे तुरंत अगले सेक्शन की तरफ बढ़े, जहां एक आदमी टेल सेक्शन के लोगों के लिए वही काली प्रोटीन बार्स बना रहा था। जैसे ही कर्टिस ने मशीन के अंदर झांका, उसकी रूह कांप उठी। वह प्रोटीन बार हजारों गंदे कॉकरोचेस को पीस कर बनाई जा रही थी। यह मंजर देखकर कर्टिस के रोंगटे खड़े हो गए। जिसे वे इतने सालों से अपनी खुराक समझ रहे थे, वो असल में कॉकरोचेस का पिसा हुआ कीमा था। गुस्से में कर्टिस उस आदमी को मारने ही वाला था, लेकिन उस आदमी ने बताया कि वह खुद भी यही खाता है, क्योंकि मिनिस्टर मेसन ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। कर्टिस ने यह सच किसी को नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि अगर लोगों को पता चला कि वे क्या खा रहे हैं तो वे हिम्मत हार जाएंगे। तभी कर्टिस को एक और सीक्रेट मैसेज मिला, जिस पर लिखा था वाटर। ये एक छोटा सा लफ्ज था, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा मकसद छुपा था। गिलियम तुरंत समझ गया कि अब उन्हें ट्रेन के वाटर सप्लाई सेक्शन तक पहुंचना होगा। ये ट्रेन का सबसे क्रिटिकल पार्ट था। अगर उन्होंने पानी पर कब्जा कर लिया तो वे फर्स्ट क्लास वालों की सप्लाई रोककर उन्हें घुटनों पर ला सकते थे। लेकिन यह काम जितना आसान लग रहा था उतना ही खतरनाक था। जैसे ही वे अगला दरवाजा खोलने के लिए तैयार हुए, नमगूंग की बेटी को कुछ खतरा महसूस हुआ। उसने चीख कर उन्हें दरवाजा खोलने से मना किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आधा दरवाजा खुल चुका था। जैसे ही वह दरवाजा खुला, उनके होश उड़ गए। सामने गार्ड्स का एक पूरा झुंड हथियारों के साथ तैयार खड़ा था। बिना एक पल गंवाए उन्होंने उन गरीब लोगों पर कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। गार्ड्स बेरहमी से सबको चीरते जा रहे थे। उन निहत्थे लोगों की तादाद बहुत कम थी, इसलिए वे ज्यादा देर टिक नहीं पाए और लाशों का ढेर लग गया। तभी एक गार्ड ने ऐलान किया कि ट्रेन कुछ ही देर में साइरन ब्रिज से गुजरने वाली है। जैसे ही ट्रेन ब्रिज पर चढ़ी, सब गार्ड्स ने अचानक हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाना शुरू कर दिया। दरअसल हर साल यह ट्रेन पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाकर इसी ब्रिज से गुजरती थी। तभी ट्रेन के सामने बर्फ की एक विशाल चट्टान आ गई। ट्रेन पूरी रफ्तार से उस आइस रॉक की तरफ बढ़ रही थी और कुछ ही पल में वह उसे चीरती हुई आगे निकल गई। उस जोरदार झटके से पूरी ट्रेन हिल गई। इसी बीच नमगूंग की बेटी ने जब खिड़की से नीचे झांका तो उसे बर्फ पिघलती हुई दिखाई दी। इसका मतलब था कि बाहर की दुनिया फिर से जिंदा हो रही थी। ये देखकर उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। तभी वहां मिनिस्टर मेसन आ पहुंची। उसने नफरत से कहा, तुम सबको डूब मरना चाहिए। तुम सिर्फ विल्फर्ड की वजह से जिंदा हो। अगर वो न होते तो तुम सब कब के कुत्ते की मौत मर चुके होते। विल्फर्ड वही शख्स था जिसने इस ट्रेन को इंसानियत का आखिरी ठिकाना बनाया था, लेकिन बदले में उसने इसे एक नर्क में बदल दिया।
मिनिस्टर ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। सजा के तौर पर अब 1700% आबादी को खत्म कर दिया जाएगा। उसने बताया कि आगे एक बहुत ही लंबी और अंधेरी टनल आने वाली है। ये सुनते ही सब गार्ड्स ने अपने नाइट विजन गॉगल्स पहन लिए। जैसे ही ट्रेन टनल के अंधेरे में घुसी, गार्ड्स ने कत्लेआम शुरू कर दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर वे लोगों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। तभी कर्टिस ने पूरी ताकत से आवाज दी, हमें रोशनी की जरूरत है। पीछे से उसके साथ ही जलती हुई टॉर्चेस और मशालें लेकर आगे बढ़े और पूरा सेक्शन रोशनी से जगमगा उठा। अब पासा पलट चुका था। गरीबों ने आग की मदद से गार्ड्स पर हमला कर दिया और उनकी धज्जियां उड़ा दी। लड़ाई के दौरान एक साथी ने मिनिस्टर की टांग पर चाकू दे मारा। तभी कर्टिस के सबसे करीबी दोस्त एडगर को एक गार्ड ने पकड़ लिया। एडगर चिल्लाता रहा, मुझे बचा लो कर्टिस। लेकिन कर्टिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उसने एडगर को बचाने के बजाय मिनिस्टर को पकड़ देना बेहतर समझा ताकि पूरी लड़ाई जीती जा सके। नतीजा ये हुआ कि गार्ड ने एडगर के सीने में चाकू घोंप दिया और उसे वहीं मार डाला। अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरता देख कर्टिस अंदर से टूट गया, लेकिन उसका गुस्सा अब ज्वालामुखी बन चुका था। उसने मिनिस्टर को बंधक बना लिया और चिल्लाकर कहा, अपने हथियार फेंक दो। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी। अब कर्टिस ने उस मिनिस्टर को कैदी बनाकर उससे सच उगलवाना शुरू किया। उसका पहला सवाल था, बताओ तुम उन बच्चों को कहां लेकर गए हो? लेकिन मिनिस्टर मेसन ने साफ मना कर दिया, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस इतना पता है कि सब बच्चे विल्फर्ड के साथ इंजन सेक्शन में हैं। कर्टिस ने अगला सवाल किया, वाटर सप्लाई कहाँ है? उसने बताया कि वाटर सेक्शन भी इंजन के पास ही है। जब ट्रेन बर्फ की चट्टानों से टकराती है तो बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। साफ पानी वीआईपीज को दिया जाता है और बचा हुआ गंदा पानी तुम गरीबों को। ये सुनते ही वह बूढ़ा आदमी गुस्से में पागल होकर उसे मारने दौड़ा, जिसकी बांह इस औरत ने कटवाई थी। तभी मेसन चिल्लाई, मेरे बिना तुम इंजन रूम तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। अगर मैं मर गई तो तुम सब यहीं फंसकर मर जाओगे। मजबूरन वे उसे अपने साथ लेकर अगले सेक्शंस की तरफ बढ़े। अगले सेक्शन में कदम रखते ही सब कुछ बदल गया। ये ट्रेन का हिस्सा नहीं बल्कि एक अलग ही जन्नत थी। चारों तरफ हरियाली, छोटे छोटे बगीचे और ताजे फल सब्जियां। गरीब लोग यह सब देखकर दंग रह गए। जैसे ही वे अगले सेक्शन में घुसे, उनके सामने एक विशाल एक्वेरियम था जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। आगे एक आलीशान रेस्टोरेंट था। आज 17 सालों में पहली बार उन गरीब लोगों ने उस काली प्रोटीन बार की जगह सुशी खाई। जैसे ही मिनिस्टर खाना खाने बैठी, कर्टिस ने उसके मुंह पर चम्मच दे मारी। उसे अपना बीता हुआ कल याद था। उसने वही काली प्रोटीन बार निकाली और कहा, तुम्हें आज यही खाना होगा। उस बार को देखते ही मिनिस्टर के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वह जानती थी कि यह कॉकरोचेस से बनी है। लेकिन कर्टिस के खौफ की वजह से उसे वह गंदी बार खानी ही पड़ी। अगला कंपार्टमेंट मीट के बड़े बड़े टुकड़ा से भरा हुआ था। इसके बाद वे एक स्कूल में पहुंचे जहां वीआईपीज के बच्चे पढ़ रहे थे। लेकिन यह कोई मामूली स्कूल नहीं था। यहाँ बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की जा रही थी। उन्हें सिखाया जा रहा था कि टेल सेक्शन के लोग घटिया, गंदे और अपराधी हैं। तभी टानिया रोते हुए आगे बढ़ी। उसके हाथ में अपने बेटे टिमी की तस्वीर थी। उसने बच्चों से पूछा, क्या किसी ने मेरे बेटे को देखा है? एक बच्चे ने इशारा किया कि छोटे बच्चों को अगले सेक्शन में ले जाया गया है। तानिया की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। इसी बीच एक रहस्यमयी टकला आदमी अंडों से भरी टोकरी लेकर क्लास में दाखिल हुआ। दरअसल ये अंडे न्यू ईयर की खुशी में बांटे जा रहे थे। वह टकला आदमी बारी बारी सबको अंडे दे रहा था। टेल सेक्शन के लोग हैरान थे, क्योंकि पिछले 17 सालों में उन्होंने अंडे का नाम तक नहीं सुना था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये अंडे नहीं बल्कि उनकी मौत का बुलावा है। अगले ही पल उस टकले ने टोकरी के अंदर हाथ डाला और अपनी मशीन गन बाहर निकाल ली। गन निकलते ही उसने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। यही नहीं, क्लास की टीचर ने भी अपनी गन निकाली और सबको भूनना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही पूरा क्लासरूम लाशों के ढेर में बदल गया। इसी गोलाबारी में उस बुजुर्ग आदमी को गोली लग गई जिसका हाथ गार्ड्स ने काटा था। तभी वहाँ गार्ड्स की फौज आ धमकी। इसी अफरा तफरी में कर्टिस के एक साथी ने मौका पाकर टीचर की गर्दन में चाकू उतार दिया और उसे खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही कर्टिस ने सामने लगे सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखा, उसकी रूह कांप गई। गार्ड्स का लीडर बूढ़े गिलियम को बंधक बनाए खड़ा था। अगले ही पल उसने गिलियम को सरेआम गोली मार दी। अपने गुरु और मार्गदर्शक की मौत देख कर्टिस का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बिना सोचे समझे अपनी मशीन गन उठाई और वहीं पर मिनिस्टर मेसन का काम तमाम कर दिया। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, कर्टिस, नामगुंग और उसकी बेटी योना। वे तेजी से इंजन रूम की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में उनके सामने अस्पताल, दर्जी की दुकान और ब्यूटी पार्लर जैसे लग्जरी सेक्शंस आए। ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई ट्रेन नहीं बल्कि चलता फिरता कोई शानदार शहर हो। एक कंपार्टमेंट में तो अमीर लोग नशे में धुत होकर पार्टी कर रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, दूसरी तरफ से गार्ड्स का लीडर उन पर फायर करने लगा। कर्टिस ने भी जवाबी फायरिंग की, लेकिन उसकी छोटी गन की गोलियां वहां तक नहीं पहुंच पा रही थीं। तभी गार्ड्स ने उन पर धावा बोल दिया। हाथापाई के बीच गार्ड लीडर ने कर्टिस को दबोच लिया और उसके सीने में चाकू घोंपने ही वाला था कि तभी कर्टिस के एक आखिरी वफादार साथी ने अपना हाथ बीच में अड्डा दिया। उसने कर्टिस की जान तो बचा ली, लेकिन उस बेरहम गार्ड
विल्फर्ड ने चाकू सीधा उसके दिल के आर पार कर दिया। आखिरकार कर्टिस का एक और करीबी साथी अपनी जान की बाजी हार गया। अब कर्टिस अकेला था और सामने था वह रहस्यमयी इंजन रूम जहां इस पूरी तबाही का मास्टरमाइंड विल्फर्ड उसका इंतजार कर रहा था। इसी बीच कर्टिस ने देखा कि टानिया अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसे भी गोली लग चुकी थी। मरते मरते उसने कर्टिस से बस एक ही बात कही, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे बेटे को बचा लेना। ये कहते ही टानिया की मौत हो गई। अपने साथियों को खोने के बाद कर्टिस का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने पागलों की तरह इंजन रूम का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन बिना चाबियों के वह नहीं खुलने वाला था। तभी नामगूंग ने इशारा किया, हम इंजन रूम नहीं बल्कि इस ट्रेन से बाहर जा सकते हैं। कर्टिस को लगा ये खुदकुशी है क्योंकि बाहर की बर्फ उन्हें मार डालेगी, लेकिन नामगूंग ने एक बड़ा सच बताया, तापमान बदल रहा है। मैंने बाहर एक विमान का मलबा देखा है जो पहले बर्फ में दबा था, अब वह दिखाई दे रहा है। बर्फ पिघल रही है, हम आजाद हो सकते हैं। उसने नशीली गोलियों से बना एक बड्ढा गोला दिखाया। सालों से उसने इसे इकट्ठा किया था क्योंकि क्रोनोले एक बेहद शक्तिशाली एक्सप्लोसिव आनी विस्फोटक भी था। इससे दरवाजा उड़ाया जा सकता था। इससे पहले कि वे कुछ करते, इंजन रूम से वही औरत बाहर निकली जिसने एंड्रू का हाथ तोड़ा था। उसने नामगूंग पर गोली चला दी और कर्टिस को खींचकर इंजन सेक्शन के अंदर ले गई। वहां कर्टिस का सामना हुआ असली मास्टरमाइंड विल्फर्ड से। विल्फर्ड ने मुस्कुराते हुए एक खौफनाक सच बताया, वो सारे सीक्रेट मैसेजेस मैं ही भेजता था। मैं चाहता था कि तुम लोग बगावत करो ताकि जंग में लोग मारे जाएं और ट्रेन की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। ये सुनकर कर्टिस सन्न रह गया। उसकी पूरी क्रांति बस एक सोची समझी साजिश थी। दूसरी तरफ नामगूंग अभी भी जिंदा था। उसने और उसकी बेटी योना ने मिलकर वीआईपीज पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। नामगूंग चिल्लाया, योना जल्दी से दरवाजे पर लगे क्रोनोले में आग लगा दो। योना जैसे ही माचिस लेने भागी, उसे फर्श के नीचे कुछ हलचल सुनाई दी। जब उसने फ्लोर खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नीचे नन्हा टिमी एक मशीन के अंदर फंसा हुआ था। विल्फर्ड बच्चों को इसलिए चुराता था क्योंकि वे छोटे थे और इंजन के उन हिस्सों में फिट हो सकते थे जहां मशीनें खराब हो चुकी थीं। वह बच्चा इंसान नहीं बल्कि ट्रेन का एक स्पेयर पार्ट बनकर रह गया था। यह देखकर कर्टिस का खून खौल उठा। उसने विल्फर्ड को एक जोरदार मुक्का मारा और टिमी को बाहर निकालने में जुट गया। इधर योना ने क्रोनोले में आग लगा दी। एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना भीषण था कि पहाड़ से बर्फ की चट्टानें गिर पड़ी और पूरी ट्रेन पटरी से उतर गई। लोहे के डिब्बे खिलौनों की तरह बिखर गए। चारों तरफ सिर्फ आग और तबाही थी। जब योना को होश आया तो उसके पिता और कर्टिस का कहीं नामो निशान नहीं था। उस धमाके और बर्फीले तूफान में सब खत्म हो चुके थे। खुशकिस्मती से उस मलबे में सिर्फ योना और छोटा टिमी ही जिंदा बचे थे। दोनों ने पहली बार अपने कदम ट्रेन से बाहर बर्फ पर रखे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन तभी उन्हें दूर एक सफेद भालू दिखाई दिया। वह जिंदा था। ये इस बात का सबूत था कि धरती अब फिर से रहने लायक हो रही है। इसी उम्मीद के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस ट्रेन की जहां इंसानियत की आखिरी सांसें कैद थीं। क्या कर्टिस का बलिदान सही था या फिर विल्फर्ड का सिस्टम ही दुनिया को बचाने का इकलौता रास्ता था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।